भारत की नींव को मजबूत करने के लिए अब आपके सामने चुनाव आ चुका है, यानी विधानसभा चुनाव आपके बहुत पास आ चुका है। अब निर्णायक की भूमिका में निर्णय आपको लेना है कि आपका आने वाला दावेदार, आपके आने वाला विधायक, आने वाली सरकारें कैसे होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ संदीप मिश्रा हैं, डीके पांडे हैं, कन्हैया कुशवाहा हैं और कैमरे पे साथ दे रहे हैं हमारा पंकज कुशवाहा। तो वह सारे लोग आपका स्वागत करते हैं। तमाम हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं तो उनका स्वागत करते हैं। अब चूँकि संदीप जी आप बात करते हैं, हम कुशीनगर जिले की राजनीति के बारे में, आपने भाजपा की राजनीति के बारे में देखा, आपने सपा को देखा, आपने कांग्रेस को देखा, आपने बहुजन को देखा और अभी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, उसको भी देख रहे हैं, निषाद पार्टी को भी देख रहे हैं, आप AIM को भी देख रहे हैं। तो सारे पार्टियों की राजनीति को किस तरह देखते हैं और क्या लगता है कि आपके कुशीनगर जिले में राजनीति की जो महत्वाकांक्षा है किस पार्टी ने अधिक बढ़ाया है? देखिए, अगर राजनीति की बात आ रही है तो मैं सबसे पहले एक शब्द कहूँगा कि राजनीति में नैतिकता खत्म हो गई है। नैतिकता समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कि पहले क्या होता था कि नेताओं के पास नैतिकता होती थी कि भाई मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, चाहे पार्टी ने मुझे समर्थन नहीं दिया है, तो मैं इस बार इंतजार करूँ, अगली बार मैं फिर पार्टी का दावेदार होऊंगा। लेकिन अब क्या है, हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर उनको पार्टी से टिकट नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है, हालांकि पार्टी एक ही होती है, एक जिले में, एक विधानसभा में एक ही आदमी को मौका मिलेगा, लेकिन जब उन्हें मौका नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दूसरे दलों में चले जाते हैं। तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि आप 5 साल एक चीज़ के लिए मेहनत करते हो और अंत समय में अगर पार्टी आप पे भरोसा नहीं जता पाती है तो आप अचानक से दल क्यों बदल देते हो और अचानक से दल बदलते हो? अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कल तक आप जिसको भला बुरा कहते थे, गलत शब्द कहते थे, आज अचानक आपके लिए प्यारा हो जाता है। मैं भी बात करूँगा मौर्य जी के लिए। कल तक वो भाजपा में थे, पटरौना विधानसभा में थे, तो सबके लिए प्यारे थे, मौर्य जी मौर्य जी मौर्य जी थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आज लोग उन्हें नेवला शब्द क्या क्या शब्दों से परिभाषित कर रहे हैं। नेवला तो खुद उन्होंने अपने आप को संबोधित किया, ठीक है, उन्होंने कहा था, लेकिन हम जिस भाषा में कह रहे हैं वो राजनीति नहीं है ना। हमारा तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए, विरोधाभास की भाषा है। हाँ, नैतिकता तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कल तक तो ठीक थे ना, कल तक उसके पहले भी तो जब आए थे राजनीति में थे वो, अब बसपा तो उन्होंने गौरी गणेश की बात कही थी, तो जब वो भाजपा में आ गए तो ठीक हो गए, लेकिन जो ही भाजपा से निकलते हैं तो बुरे हो जाते हैं। अच्छा चलिए, राजनीति महत्वाकांक्षाओं को किस तरह देखते हैं और कुशीनगर की राजनीति, चूंकि आप डीके बोलता है कार्यक्रम आपका सबसे हिट रहा, जन जन तक, बच्चे बच्चे ने आपको प्यार दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पत्रकारिता है बच्चों तक पहुंच गई, यानी जो समझ रखते हैं अभी अबोध हैं राजनीति में, उन तक भी आपकी भाषा बड़े सरल अंदाज में पहुँच गई। देखिए विकास जी, राजनीति की बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा चैनल के माध्यम से, लेकिन हम कहीं बुझाता कि जे घाघ नहीं खे वो राजनीति के नहीं खे। राजनीति में अगर जो घाघपन जिसने दिखाया वही इस समय सफल है। और जैसा कि अभी संदीप जी ने बताया, ये दल बदल होने पर आदमी तुरंत इधर से उधर हो जाता है, आदमी बदल जाता है कि मतलब अभी ये अच्छे थे, दूसरे दल में चले गए तो वो बुरे हो गए। तो ऐसा ही अभी आपने जैसा बताया स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ बाहरी कैंडिडेट घोषित कर दिया कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं, लेकिन तो बाहरी नहीं थे ना वो, हाँ इसी जिले के थे। लेकिन अभी एक और परिवर्तन हुआ है कुंवर RPN सिंह जी का। तो कुंवर RPN सिंह जी का अभी उस तरह से, जिस तरह से देखा जाए, अभी तक वो कुछ किए ही नहीं थे पटरौना के लिए, कुशीनगर के लिए सांसद रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो उनने कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उनने दल बदला तो सारा कुछ किया उन्हीं का आ गया, सारा कुछ ऐसा मतलब वही कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये नैतिकता आदमी के अंदर होनी ही चाहिए कि जिसने जो किया और जिसने जो नहीं किया, ये दोनों का संधि विच्छेद होना चाहिए और उसमें इनको समझना चाहिए कि अच्छा किया तो अच्छा कहें, बुरा किया तो बुरा कहें। अच्छा, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा 332 से आप भी बिलोंग करते हैं, तो फाजिल नगर की राजनीति अब कैसे गरमाई गई है? गरम है, गरमाएगी नहीं, गरम है इस समय पूरा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वोटर हैं वोट डालने के लिए वो थोड़ा ऊपर उठे, जातिवाद से ऊपर उठे, क्योंकि आज राजनीतिक हो रही है जातिवाद पे। लेकिन अब कहूँगा मैं, बताइए, अभी भी जो गणना विधायक और सांसद हमारे कर रहे हैं, जो प्रतिनिधिगण कर रहे हैं, वो अपनी जातियों के हिसाब से ही तो गणना कर रहे हैं। तो यही चीज़ तो बता रहा हूँ, जो वोट देने वाला है, जो वोटर है, वो ऊपर उठे, जाति से ऊपर उठे। उसको वो ये ना देखे कि हमारे जात के खड़े हैं तो इनको हम वोट दे दें। वो जात का ही है लेकिन बना अपना रहा है, वो अपने जातियों को नहीं बना रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाग के गए हैं, पहले थे बीजेपी में, अभी चले गए हैं उन्होंने सपा ज्वाइन किए हैं। तो सपा ने अगर कुशवाहा उतारे हैं कुशवाहा के लिए, तो यहाँ से गंगा सिंह कुशवाहा के लड़के अभी
फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की तरफ से। तो जाति उतारा गया है ताकि वो उनका काटे, वो उनका काटे। ठीक है, नहीं ये तो उसी दिन तय लगभग हो गया था संदीप जी, ये तो लगभग जिस दिन उनने इस्तीफा दिया था उसी दिन लगभग हर जुबान पे आ गया था कि अब यहाँ नहीं, अब ये हाजीनगर जाएंगे। कुशवाहा समीकरण वहाँ पे कुशवाहा समीकरण ज़्यादा है, बहुत बढ़िया फिट बैठता है। तो सब जितनी भी पार्टियां हैं वो ये कर रही है, तो जो पार्टियां ऐसा कर रही है तो जनता इसको नकारे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज मैं देख रहा हूँ इसमें विकास जी कि सबसे बड़ी बात जानते क्या हो रही है कि इस खेल में, जाति के खेल में और समीकरण के खेल में जो 5 साल कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए लाठियां खाता है, गालियां सुनता है, पूरा 5 साल मेहनत करता है कि भाई मैं इस बार पार्टी का दावेदार होऊंगा, और एक पैराशूट प्रत्याशी आता है और वो क्या करता है 5 मिनट में उसका टिकट लेकर चला जाता है। मतलब उसकी 5 साल की मेहनत को वो 5 मिनट में मिट्टी में मिला देता है। तो इससे जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित हो रहे हैं। साधारण भाषा में कही जाती है कि कार्यकर्ता का काम सिर्फ दर्री और चट्टी बिछाना रह गया है। इसके अलावा किसी भी जमीनी कार्यकर्ता को देखिए कि किसी पार्टी ने टिकट दिया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जो बात है वो कहना चाहेंगे कि क्षेत्रीय रोजगारों पे लोग बात करते हैं, क्योंकि छात्र अभी देखा यहाँ हम आपको रोक ही दे रहे हैं। अभी 1 महीने पहले जैसे हम लोग हमेशा फील्ड में रहते ही है, कुशीनगर समाचार के लिए, अन्य बिहार दस्तक के लिए, ये हम लोग काम करते ही रहते हैं और देखते हैं। 1 महीना पहले जहाँ भी हम जाते थे डिबेट के लिए, जहाँ भी हम बात करते थे, तो वहाँ यही गैस महंगा हो गई, तो पेट्रोल महंगा हो गई, तो डीजल महंगा हो गई। इस समय तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम डिबेट करके आ रहे हैं तो यहाँ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हो कि महंगाई इतनी बढ़ गई, सरकार बदल देंगे, चाहे ऐसा हो गया उस तरह से हो गया। अब तो इस समय ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, तो कुशीनगर है तो वहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो पटेलों का वर्चस्व है, तो ऐसा कहने में आ जा रहा है। अभी हाटा जाइए, आप हाटा की बात करिए तो वहाँ तो सैंथवार बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ सैंथवार को टिकट मिलना चाहिए। सैंथवार का ये जब जातिगत समीकरण आता है ना, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि राजनीतिक चर्चा हमारे जैसे लोगों को छोड़ ही देनी चाहिए कि राजनीति जैसे चल रही है, जिस तरह विकास का मुद्दा ही गायब हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब हम लोग को छोड़ ही देना चाहिए। इस कुशीनगर में 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभाओं में 7 विधायकों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का बढ़ावा दें या रोजगार पैदा करें, ताकि जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने विधानसभा में रहकर काम कर पाए। बिल्कुल। तो रोजगारों के लिए आपको कहीं लगा, तमाम पार्टियों को देखा आपने, सपा का भी कार्यकाल देखा आपने कहीं ना कहीं, उसके पहले बहुजन का भी कार्यकाल देखा, अब भाजपा का कार्यकाल देख रहे हैं, तो लगा कि नहीं कुशीनगर जिले में जो है रोजगार को बढ़ावा देने वाला किन्हीं विधानसभा में कोई सी विधायक ने काम किया? सबसे पहले बात बता दो आपसे कि जिस युवा की आप बात कर रहे हो वो युवा अपने रोजगार के लिए खुद ही चिंतित नहीं है। वह जानते क्या कर रहा है, वह नेताओं के पीछे उनके गाड़ियों में बैठना ही विकास समझता है। वो कभी नौकरी के लिए बात नहीं करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैंने आपको चुना है तो सवाल भी आपसे ही होना चाहिए। मैंने आपको चुना तो सवाल आपसे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने नेता से सवाल ही नहीं करते हैं, हम उसका जय हो जय हो जय हो करते रहते हैं। तो जब दिन भर जय हो करेंगे, हम उससे सवाल कहाँ पूछेंगे? कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि दिग्भ्रमित हो गया युवा। हाँ, बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गया है। वो अपने नेता से सवाल नहीं पूछता है। अब जब सवाल नहीं पूछेगा तो नेता को क्या मतलब है? वो तो खुश है ना कि कार्यकर्ता हमारे पास जय हो कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको लालच में आ जाता है। बिल्कुल लालच में आ जाता है। जैसे रोजगार की मैंने बात आप की, रोजगार की ही बात की है, उसी पे मैं आपको, चूंकि आपने हमसे सवाल कर लिया, हम कुशीनगर एक ऐसा जगह है कि मुझे लग रहा है जिस तरह की अभी संभावनाएं चल रही हैं और जिस तरह का पलायन यहाँ के युवाओं का रहता है, कभी दिल्ली कोई जाता है तो कोई बम्बई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है। आखिर ये क्यों जाता है? इसलिए कि उद्योग धंधे नहीं होते हैं यहाँ, उद्योग धंधे हैं नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को अपने रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ, अन्य भी टेक्निकल कॉलेज होने चाहिए, टेक्निकल जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह, हाँ ये सब होना चाहिए। और उसके लिए भी बहुत सारे, अभी संदीप जी आपको मालूम होगा 5 साल पहले 4 साल पहले यहाँ 500 एकड़ ज़मीनें रखी गई थी उसके लिए, क्या बोलते हैं, मैत्रेय की। वो सारी की सारी ज़मीनें ऐसी खाली पड़ी हैं, लगवाओ उस पर इंडस्ट्री, लगवाओ उस पर फैक्ट्रियाँ, युवाओं को बहुत सारा काम आएगा। बात करने वाला कोई नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है कि जिस युवा को बात करनी है, जिस प्रतिनिधि से सवाल करना है, तो आपने कसम डिबेट करवाई थी। आपने देखा कि वहाँ पे युवा क्या कर रहा था, जय समाजवाद जय श्री राम का नारा लगा रहा था। जबकि उसको क्या करना चाहिए, जो वहाँ जनप्रतिनिधि थे, जो चुने हुए थे या जो जिनको चुनना है, उनसे सवाल पूछता कि सर आपके लिए, आपके पास मेरे रोजगार के लिए क्या चीज़ें हैं।
लेकिन उसने तो सिर्फ जय हो का नारा लगाया। चूंकि देखिए कुशीनगर विश्व पटल पे अपने इतिहास को दर्ज कर रहा है, अपने नाम को दर्ज कर रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग ये बात नहीं जानते थे कि कुशीनगर क्या है और कुशीनगर में क्या है, वो लोग भी जानते हैं। हम कुशीनगर के हैं और हम चाहेंगे कि हमारा कुशीनगर विश्व के मानचित्र पे फिट बैठे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा है कि हमारे कुशीनगर को भी लोग जान रहे। नया नया बना जिला, अभी 96 का जिला बना है और हमारे कुशीनगर को लोग बहुत अच्छी तरह से बलकुड़िया के बौक से हट के जानने लगे। तो यहाँ पे है विकास तब होगा जब यहाँ के युवा शिक्षित होगा। युवा पढ़ना नहीं चाहता, दिन भर बैठ के ताश खेलता है, जुआ खेलता है, 2 रुपये मिला जाएगा दारू पीता है। वो तो जुआ आएगा ठीक है, नहीं वो उसको पढ़ने के लिए देखिए पहले जब तक घर वाले ये टाइट व्यवस्था नहीं करेंगे, उसको शिक्षा के लिए भेजेंगे नहीं, वो घूम रहा है, घर वाले नहीं पूछ रहे हैं कहाँ। छोटा सा संक्षिप्त में दे दूँ आपको। फाजिलनगर विधानसभा से उठाता हूँ मैं, क्योंकि फाजिलनगर विधानसभा से मैं भी आता हूँ। फाजिलनगर विधानसभा में दुधई भी आता है, फाजिलनगर भी आता है और भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे। तो फाजिलनगर नगर पंचायत हो गया, दुधई नगर पंचायत हो गया, फाजिलनगर को नगर पंचायत के दर्जे पे विकास की ओर गतिमान कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। अगर आप सेवरही में जाते हैं तो सेवरही में आपको अहिरौली दान तक अगर जाना हो तो सड़क अव्यवस्था है वहाँ, चूँकि नगर पंचायत भी है लेकिन फिर भी अव्यवस्थाओं का संचार है। प्रदेश अध्यक्ष लल्लू वहाँ से आते हैं। अगर आप पटरौना में आते हैं तो एक अदद आपको बस स्टैंड अगर देखने को मिल जाएगा, बस स्टैंड तक नहीं बन पाया। हालांकि एक मंत्री वर्तमान सरकार में मंत्री रहे स्वयं प्रसाद मौर्य, उनका क्षेत्र रहा, वहां से वो विजय हासिल किए थे, फिर भी एक अदद वहां पे नहीं बन पाया। विकास की गंगा वो नहीं बहा पाए। अगर आप खड्डा में आ जाइए तो खड्डा में जिस क्षेत्र को विधायक जी ने गोद लिया है वो क्षेत्र की अब इतना बिल्कुल वो कैमरे में कैद है वो चीज और लोगों तक पहुंचा भी है। और फिर वहीं बात करें हम आपका हाटा विधानसभा की, तो हाटा में सकरौली पुल सबसे चर्चित रहा आपका। तो आज तमाम जो ये आपका विधानसभा है, कस्या में देख लीजिए, कस्या में चूंकि विश्व पटल पे इसका इतिहास दर्ज हो रहा है, तो कुशीनगर एयरपोर्ट है, वहाँ पे बस स्टैंड बन चुका है और भी तमाम सुविधाएं वहाँ धीरे धीरे धरातल पर उतर रही है। ऐसा नहीं है कि अव्यवस्थाओं का संचार नहीं हो, तमाम कॉलोनियाँ जैसे भगत सिंह कॉलोनी हुआ, ऐसे तमाम कॉलोनियाँ जहाँ व्यवस्थाएं थी जी। आपने देखा कि बरसात के दिनों में इतने पानी में हम लोग रिपोर्टिंग किए थे, जूता निकाल के पैंट निकाल के हम लोग ने रिपोर्टिंग करी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं तो थी, अव्यवस्थाओं का संचार है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। तो ये तमाम जो मैंने आपको विधानसभा गिनाया उसमें व्यवस्था है, अव्यवस्था है, तमाम चीज़ है। लेकिन मुख्य धारा से अगर जोड़ कर देखा जाए तो मुख्य धारा का जो काम होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पे काम होना चाहिए, जैसे शिक्षा पे, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाया कहीं ना कहीं। आपने कोरोना काल में देखा कि आपका जिला अस्पताल लड़खड़ाया हुआ था। वो अस्पताल जहाँ जिला जिसको दिल बोलते हैं पूरे जिले की, वो पटरौना, वो रविंद्र नगर लड़खड़ा हुआ था। और आप CHS की बात ही छोड़ दीजिए, छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात ही छोड़ दीजिए। अगर शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो इस समय फिलहाल की व्यवस्थाओं में, शिक्षा व्यवस्थाओं में सबसे अगर कोई वो देख रहा है कि तमाम बच्चे जो आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा गए, उनकी पढ़ाई लड़खड़ा गई। और आज के इस मॉडर्न युग में भी एक कुशीनगर के साहित्यकार हैं, दिनेश मित्र, पत्रकार हैं वो दिनेश तिवारी भोजपुरिया, उनका कहना है कि आज के डेट में भी श्रम बिकता है। यानी हमारे से युवा बुजुर्ग, आपके से बुजुर्ग, तमाम लोग जो है खड़े होकर अपना श्रम बेचते हैं। सुबह में मंडी लगते हैं। आज जैसे सरकारों का ये दोष रहा, शुरू के जो सरकार रहे 70 साल अगर कांग्रेस ने राज किया तो कहीं ना कहीं उसकी भी जवाब दे रही है और वर्तमान सरकार की जवाबदेही है। राज्यों में तमाम सरकारों का बदलाव हुआ, आखिर कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी है। तो श्रम आज के डेट में अगर हम बेचते हैं, आप बेचते हैं, युवा वर्ग बेचता है, तो कहीं ना कहीं श्रम से डूब मरना जाना चाहिए। तो इस पर कुछ कहेंगे? जिस उत्तर प्रदेश में या जिस प्रदेश में या जिस देश की बात में, जिस देश में युवा अपना श्रम बेचने के लिए खड़ा हो, तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है कि नहीं? शर्मसार करने वाली बात तो देखिए, युवाओं को अगर जो युवा श्रम नहीं करना चाह रहा है तो मुझे कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही कि इसकी भी देन सरकारें ही है। आप अभी ये जो योजनाएं चली हैं कि हर घर में हर व्यक्ति के लिए राशन, तेल, नमक, तेल, पता नहीं क्या क्या सब बंटवारे हो रहे हैं, तो इसमें कहीं कहीं जो युवा भी जो महत्वाकांक्षी नहीं है, जो शिक्षा की तरफ बाहर इलाहाबाद, प्रयाग निकले हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो ऐसे युवा बच रहे हैं जिनको ये लगता है कि हम ठेला लगा के कुछ काम कर लें, हमें रोज़गार कर लें, तो उनको ये लगता है कि अरे यार क्या होगा, खाने के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हो ही जा रही हैं। तो ये श्रमहीन युवाओं को एक तरह से सरकारें ही कर रही हैं और जबकि वो नहीं होना चाहिए। लगता है आपको? श्रम पे सरकार तो जिम्मेदार है ही है, मजबूरी है युवा को श्रम बेचना।
जब उसको कहीं काम नहीं मिलेगा। श्रम हम लोग भी बेचते हैं। श्रम मतलब बेचना ये है कि हम लोग उसमें मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। तमाम ऑफिशियल लोग हैं, डीएमएस जीएम है, तमाम अलग अलग लोग हैं, प्राइवेट नौकरियाँ करते हैं, वो श्रम होता है। लेकिन एक होता है कि हम सड़कों पे खड़े हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद अब कोई आएगा, मुझे लेके जाएगा, काम करवाएगा। उसको हम बोलते हैं जैसे क्या बोलते हैं, उसको खड़े रहते हैं जो 20-25 मजदूर, हाँ मजदूरों की मंडी लगती है, वहाँ जिसको काम की ज़रूरत है वो आके उनको लेके जाएगा, काम करवाएगा, पैसा देगा, शाम को छोड़ देगा, वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये तो भारत के लिए बुरी चीज़ है ही है। और जब काम भी नहीं है, काम नहीं मिलेगा, युवा बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, इन सबको कंट्रोल करने के लिए पहले जनसंख्या कंट्रोल जरूरी है, तब देश आगे बढ़ेगा। जी संदीप जी। देखिए मैं इस पे अलग राय रखता हूँ। आपको याद है कि हम जब पटहरिया में गए थे तो अर्जुन जी ने एक खबर दिखाई थी कि 40 रुपये की सब्जी लेके वो मजदूर बैठा हुआ है, लगभग 2 घंटे से बैठा हुआ था। थोड़ा सा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि वहीं से विधायक थे ना गंगा सिंह कुशवाहा जी, पूरे विधानसभा काल में हमने ही दिखाया था कि 5 सालों में उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा है अपने विधानसभा में। मैं जब जनप्रतिनिधि चुनता हूँ, विधायक और सांसद चुनता हूँ, किस लिए चुनता हूँ? कि मेरी आवाज़ विधानसभा तक पहुँचे। और कौन पहुँचाएगा? मेरा विधायक। लेकिन मेरा विधायक जाता है वहाँ, सोता है, सवाल नहीं पूछता है, अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछता है, अपनी सरकार से मांग नहीं करता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि मुझे तो श्रम क्या, मुझे तो कल आत्महत्या करनी होगी, क्योंकि मेरा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो तो आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी जनता से एक बात कहना चाहूँगा कि कम से कम जो अपना जनप्रतिनिधि है, पार्टी और जाति के हिसाब से मत चुनिए। देखिए कि आपका जनप्रतिनिधि आपकी आवाज़ कितनी मुखरता से उठाता है, कितनी तेज़ी से आपकी बात को सुनाता है, और आपकी आवाज़ के लिए कहाँ तक वो हुंकार भरता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का जब तक हम चुनाव नहीं करेंगे, तब तक ये सोचे कि हमारे जीवन में बदलाव आएगा, तो ये बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ 5 साल में पार्टियां बदलेंगी, सरकार बदलेगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, जैसे कहते हैं कि पहले कांग्रेस जो है किचन तक की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका में रहा, किचन तक की राजनीति समझ रहे, फ्री राशन फ्री ये। अभी फिलहाल वर्तमान की भाजपा सरकार है, उसने भी सेम पर्पज पे काम किया और किचन तक की राजनीति, किचन तक नहीं है जी, वो कढ़ाई तक पहुँच गई है। बिल्कुल, तेल तक मिल रहा है, आपको नमक तक मिल रहा है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि वही चीज़ें, वही रोजगार आपके घर तक क्यों नहीं पहुँच सकता है? मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोगों को सरकारी जॉब दीजिए, सरकारी रोजगार दीजिए। आप देखिए कि सरकार ने बहुत सारी संविदा नौकरियाँ निकाली हैं। अच्छा, जो संविदा नौकरियाँ निकाली हैं, तो आप संविदा पे रखे लोगों को ना। मैं भी तो कहता हूँ कि जहाँ आप 80,000 1 लाख रुपये सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, सबको नहीं दे पा रहे हैं आप, लेकिन कम से कम संविदा पे तो लोगों को रख सकते हैं। इससे भी तो कम से कम एक गांव का 10 युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। जैसे संविदा से हटकर बात करें, अगर हम संविदा से हटकर बात करें, रोजगार में किसके, जैसे तमाम हमारे जहन में होता है, युवाओं के जहन में होता है, लोगों के जहन में होता है कि सरकारी नौकरी हमारे लिए रोजगार माना जाता है। और क्या क्या रोजगार हो सकता है आपके क्षेत्र में? विधानसभा की बात करें तो विधायक स्तर पर क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहले तो चीनी मिलें यहाँ लग जाए। जैसे आपके रामकोला की एक चीनी मिल बंद है, लक्ष्मीगंज की चीनी मिल बंद है, आपके कटकुनिया चीनी मिल बंद है, इस पटरोला बंद है। तो इतना जब बंद है, सोचिए कि अगर ये चीनी मिलें चालू होती तो जो हम गन्ने का ये कटोरा कहे जाते थे, तो हमारे गन्ने की स्थिति सुधरती। आज गन्ने के लिए आप देख लीजिए कि धाड़ा और कप्तानगंज उसके बीच में जाना पड़ता है। कप्तानगंज आपको समय से पेमेंट नहीं देता है। लेकिन जब हमारे पास जब सारी चीनी मिलें होती तो एक चीनी मिल में कम से कम 1000 से 1200 वर्कर होते हैं। तो अगर ये चारों चीनी मिलें चालू हो जाती तो हमारे 5000 युवा तो रोजगार पाते कि नहीं पाते हैं, और उनका परमानेंट रोजगार होता है। मैं भी नहीं कहता कि सरकारी नौकरी दीजिए, लेकिन ऐसे कल कारखाने लगा सकते हैं। अभी सरकार का कहना है कि मुद्रा योजना का सच आपको ही पता है ना, कि कोई आदमी रोजगार के लिए अगर लोन लेने जाता है तो बैंक के उसका चप्पल खिंचाते हैं, उसको लोन नहीं मिलता है। सीधे तौर पे कमीशन की बात करें, लेकिन जाते हैं तो कमीशन तय होता है, बिल्कुल तय होता है। लेकिन वहीं जब विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग जाते हैं, उनको खटाक से लोन मिल जाता है और वो चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जानते क्या है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा प्रदत्त योजनाएं हैं, वो आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और जिनको पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा प्रधान, हमारा सचिव, ये हम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। जिसका खामियाजा क्या होता है कि सरकार धरातल पर योजनाएं तो बहुत लाती हैं, लेकिन वो उतर नहीं पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग चूँकि तीनों लोग पत्रकार हैं, डीके बोलता है प्रोग्राम आप देखते ही हैं, कन्हैया जी को देखते ही हैं, संदीप जी को देखते ही हैं, और मैं आपके साथ विकास श्रीवास्तव हूँ। तो ये भारत का न्यू मजबूत करने का ये चुनाव आता है। जब भी चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं आपके गाँव तक सवाल जरूर उठ जाता है कि आपका गाँव कितना मजबूत, कितना चमकदार, कितना स्वच्छ और कितना शानदार है। रोजगारों पर आप बात करेंगे, अगर प्रमुखता से बात करेंगे तो आने वाला जो विधायक होगा, वो आने वाली जो सरकारें होंगी, कहीं ना कहीं वो भी सोचने मजबूर है। हाल फिलहाल में तो अभी छात्रों का आंदोलन देखा, बालिकागृह में आपने बालिकाओं के साथ इस तरीके का गंदी हरकत भी देखा, तमाम चीज़ें आपने देखा। तो ये सारी चीज़ों को मतलब अलग अलग आपने मापदंडों से आपके तौल के देखा होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।